बेड्रिक समझाता है कि आजकल के यंग नोबल्स बहुत लेजी हो गए हैं। वे बस अपने नाम लीजेंड्स में डाल देते हैं बिना किसी असल योगदान के। रिचर्ड बेड्रिक से कहता है कि वह भी उन्हीं में से एक है और दूसरों की आलोचना करने के बजाय उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए। फिर वह बेड्रिक से पूछता है कि उसने उसकी पहचान क्यों अपनाई। बेड्रिक जवाब देता है कि शायद रिचर्ड के लिए एक डूड का दिल समझना मुश्किल होगा। वह आगे जोड़ता है कि रिचर्ड के लिए एक डूड की भावना समझना व्यर्थ होगा, जिससे रिचर्ड कंफ्यूज्ड हो जाता है। गवर्नर सोरेन समझाता है कि डूड वह व्यक्ति होता है जिसमें कोई भी एलिमेंटल टैलेंट नहीं होता। वह बताता है कि इस दुनिया की हर चीज में कुछ न कुछ एलिमेंटल एफिनिटी होती है, यहाँ तक कि पत्तों और पत्थरों में भी। वह यह भी जोड़ता है कि इतिहास में कई महान बुद्धिजीवी हुए हैं जिन्होंने कमजोर जन्मजात क्षमताओं के बावजूद कड़ी मेहनत, संसाधनों और किस्मत के सहारे अपनी परिस्थितियां बदल दी। रिचर्ड बेड्रिक से पूछता है कि क्या वह सच में एक डूड है, और बेड्रिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वह हाँ में जवाब देता है। तभी एक सोर्सरर बीच में आता है और खुलासा करता है कि राजकुमार में एक असाधारण एलिमेंटल एफिनिटी है जिससे वह बिना किसी ध्यान, मेडिटेशन के ही एलिमेंट्स को अवशोषित कर सकता है। हालांकि यह उसके शरीर के लिए हानिकारक है क्योंकि एलिमेंट्स उसके अंदर इकट्ठा होते रहते हैं, जिससे उसे लगातार उन्हें निकालने का प्रयास करना पड़ता है। वह समझाता है कि सामान्य एलिमेंटल यूजर्स अपने ही एलिमेंट्स से प्रभावित नहीं होते। जैसे एक विजर्ड को फायरबॉल से जलने की चिंता नहीं हो, परंतु राजकुमार के साथ ऐसा नहीं था। वह ऐसा बचपन में नहीं था, लेकिन 4 साल की उम्र में गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद यह बदलाव आया। बेड्रिक रिचर्ड से कहता है कि उसे दुख होता है यह जानकर कि वह केवल ब्रूट स्ट्रेंथ के सहारे हजारों की सेना को हरा सकता है। अब सब कुछ समझते हुए रिचर्ड राजकुमार को आश्वासन देता है कि गन फोर्ट्रेस में उसका हमेशा स्वागत रहेगा। इसके बाद रिचर्ड ड्रैगनक्लॉ लेजन के लीडर से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन कमांडर उसे बताता है कि लीडर युद्ध मंत्रालय की बैठकों में व्यस्त है। रिचर्ड कहता है कि हालांकि उसे भी मीटिंग्स पसंद हैं, लेकिन युद्ध की तैयारियों के कारण वह लीडर का इंतजार नहीं कर सकता और उसे गान फोर्ट्रेस वापस लौटना होगा। युद्ध की तैयारियां तेज होती हैं। रिचर्ड गान फोर्ट्रेस के संपर्क में रहता है। उसे एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि लाइट चर्च ने दोनों देशों को पत्र भेजे हैं युद्ध को रोकने और लोगों के विस्थापन को रोकने के लिए। एनी रिचर्ड से पूछती है कि क्या युद्ध वास्तव में नहीं होगा, लेकिन रिचर्ड संदेह व्यक्त करता है, यह कहते हुए कि मध्यस्थता इतनी बड़ी लड़ाई को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। रिचर्ड हिंद्रा को इंटेरोगेशन के लिए बुलाने का आदेश देता है। शुरुआत में उसने हिंद्रा को फिरौती के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, लेकिन स्टीवर्ड्स यह दावा करते हैं कि वह मर चुका है, जिससे रिचर्ड चौंक जाता है। बकलैंड रिचर्ड को सूचित करती है कि लाइट चर्च और गॉडेस चर्च ने राजा से मुलाकात की, लेकिन आइस गॉडेस चर्च नाराज होकर बैठक से बाहर चली गई। रिचर्ड को आश्चर्य होता है कि राजा ने इस शक्तिशाली सहयोगी को युद्ध के समय क्यों नाराज किया। बकलैंड यह सुझाव देती है कि रिचर्ड को पूरी जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि कुछ पत्र गुप्त रखे गए थे। रिचर्ड को याद आता है कि आइस गॉडेस इतनी शक्तिशाली है कि वह एक संपूर्ण देश के बराबर है। रिचर्ड एनी और बकलैंड से पूछता है कि कौन युद्ध जीतेगा। एनी का मानना है कि दोनों देशों की ताकत बराबर है और यही इस संघर्ष की जड़ है। बकलैंड सहमत होती है और कहती है कि ऐसा ही 30 साल पहले भी कहा गया था। वह बताती है कि वर्तमान राजा कभी ऐसा दिखावा नहीं करता कि वह बहुत मेहनत कर रहा है। वह किंग सजिस की प्रशंसा करती है क्योंकि उसके शासनकाल में पोम्प फला फूला, लेकिन वह किंग बैरन ऑफ द स्टीवर्ट्स को एक जेस्टर किंग बताती है जो भव्य जीवन शैली को पसंद करता है। वह यह भी कहती है कि दोनों देशों की शक्ति का संतुलन बहुत बदल गया है और युद्ध में पोम्प के अवसर अनिश्चित हैं। वह चेतावनी देती है कि अगर कोई तीसरा देश इस संघर्ष में कूदता है तो स्थिति बहुत बहुत भयानक हो सकती है। रिचर्ड पूछता है कि क्या सैन जोसे और साउथ युद्ध चाहते हैं। बकलैंड बताती है कि तीसरा पक्ष अक्सर युद्ध से सबसे अधिक लाभ उठाता है। रिचर्ड इस परिस्थिति की जटिलता को स्वीकार करता है और देखता है कि 2 गार्ड हिंद्रा को ला रहे हैं। रिचर्ड हिंद्रा को ब्राउन बेयर रोर का कमांडर कहते हुए संबोधित करता है। हिंद्रा पूछता है कि रिचर्ड उससे क्या चाहता है और खुद को निष्प्रभावी, यूजलेस बताता है। रिचर्ड कहता है कि यह तय करना उसका काम नहीं बल्कि रिचर्ड का काम है। वह हिंद्रा से कहता है कि कुछ दिलचस्प कहे वरना उसकी तलवार को संभालना मुश्किल होगा। रिचर्ड अपने एक्स से हिंद्रा की चेन्स तोड़ देता है और उसे बोलने से पहले वह लेटर पढ़ने को कहता है जो उसने अभी अभी रिसीव किया है। हेंड्रा जब लेटर पढ़ता है तो उसे ये जानकर शौक लगता है कि वॉर छिड़ने वाली है और उसके देश ने उसे ऑफिशियली डेड घोषित कर दिया है। बिट्रेयल महसूस कर वह उदास हो जाता है। रिचर्ड इस मौके का फायदा उठाकर उसे कुछ इंटरेस्टिंग बताने के लिए कहता है। वह हेंड्रा को चेतावनी देता है कि उसकी लाइफ एक थिन थ्रेड पर टिकी हुई है। हेंड्रा स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एक टैलिस्मैन के बारे में जानने का जिक्र करता है। रिचर्ड को शक होता है और वह उसे धोखा देने से मना करता है, लेकिन हेंड्रा जिद करता है कि यह एक एल्केमिकल आर्टिफैक्ट है जो एंशिएंट टाइटन्स के समय का है। यह सुनकर रिचर्ड चौंक जाता है जब हेंड्रा बताता है कि 10 साल पहले वह अपने पिता के साथ लॉर्ड मेलिन की सबसे बड़ी बेटी के कमिंग ऑफ एज पार्टी में गया था। मेलिन
एक मशहूर ट्रैवलर ने अपने ट्रेजर चेस्ट से आइवोरी ब्रेसलेट्स निकाल कर दिखाए और कहा कि ये सिर्फ रिचुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हेंड्रा को शक था कि वे कुछ और ही थे। वो बताता है कि वे ब्रेसलेट्स नहीं बल्कि टाइटन रिंग्स थी। रिचर्ड, एनी और बकलैंड ये सुनकर दंग रह जाते हैं। फिर हेंड्रा ने रिवील किया कि ये रिंग ऑफ थंडर है जिसे टाइटन्स ने यूज किया था। उसने बताया कि टाइटन्स जो कभी पूरी दुनिया पर राज करते थे, उन्होंने अपने विरोधियों की हड्डियों से ये रिंग्स बनाई थी। ये 4 रिंग्स थंडर, इन्फर्नो, अर्थ और ओशन टाइटन्स के पास थी। बकलैंड ने रिचर्ड से कहा, अगर तुम ये चारों रिंग्स हासिल कर लो तो तुम्हें हेवेंस मैजिक मिल सकती है। ये सुनकर रिचर्ड का एक्साइटमेंट और बढ़ गया। रिचर्ड ने हेंड्रा से पूछा, क्या तुम्हारे पास इनमें से कोई रिंग है? हेंड्रा ने मना करते हुए कहा, मेलिन बहुत ताकतवर है, मैं उससे लड़ नहीं सकता। उसने ये भी ऐड किया कि मेलिन को अभी तक थंडर रिंग की अनडाउन ताकत का अंदाजा नहीं है। रिचर्ड ने हैरानी से पूछा, क्या मेलिन इतना बेवकूफ है? हेंड्रा ने एक्सप्लेन किया कि थंडर रिंग बहुत सटल है और इसे डिटेक्ट करना आसान नहीं है। सिर्फ एक ऑर्थोडॉक्स टाइटन ही इसे वील्ड कर सकता है। रिचर्ड हल्की मुस्कान के साथ खुद से बड़बड़ाया, इंटरेस्टिंग, मेरे पास एक टाइटन है। रिचर्ड ने पूछा, अब तक किसी और को ये रिंग्स क्यों नहीं मिली? हेंड्रा ने जवाब दिया कि वो एक डिवाइन फेवरेट है। ये सुनकर रिचर्ड थोड़ा पजल्ड हुआ, लेकिन बकलैंड ने समझाया, डिवाइन फेवरेट वो होता है जिसे देवताओं का आशीर्वाद मिला होता है और जो स्पेशल एबिलिटीज रखता है। रिचर्ड ने हेंड्रा की खास शक्ति के बारे में पूछा, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खास है? लड़ाई के दौरान तो मुझे कुछ अनयूजुअल नहीं दिखा। हेंड्रा ने रिवील किया कि वो अपने दाएं आंख से नहीं देख सकता। रिचर्ड ने पूछा, तो तुम ब्लाइंड हो? हेंड्रा ने क्लैरिफाई किया, नहीं, मेरी राइट आई एक खास ग्लो डिटेक्ट कर सकती है। जब मैंने उस रिंग को देखा तो उसमें मुझे एक गोल्डन ग्लो दिखा, तभी मुझे समझ आ गया कि ये कितनी कीमती है। रिचर्ड प्रभावित हुआ और पूछा, क्या तुम गान फोर्ट्रेस में और ट्रेजर्स को पहचान सकते हो? हेंड्रा ने जवाब दिया, तुम्हारा पेट मुझे थोड़ा खास लग रहा है, लेकिन अभी तक मुझे और कुछ महसूस नहीं हुआ। रिचर्ड थोड़ा निराश हुआ, लेकिन इंट्रीग्ड भी था। रिचर्ड ने पूछा, क्या तुमने किसी और को अपनी इस पावर के बारे में बताया? हेंड्रा ने मना किया और समझाया कि अगर डिवाइन फेवरेट की पहचान रिवील हो जाए तो उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है। एनी ने मजाक में कहा, हमें हेंड्रा को एनाटॉमिकल स्टडी या एल्केमी एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करना चाहिए। रिचर्ड ने हंसते हुए कहा, मॉन्स्टर्स के ऑर्गन्स ज्यादा यूजफुल होते हैं, लेकिन शायद तुम्हारी आंख भी वैल्यूएबल हो। फिर उसने आश्वस्त किया, चिंता मत करो, गान फोर्ट्रेस में कोई एल्केमिस्ट्स नहीं है। रिचर्ड ने हेंड्रा को बताया कि वो अब स्टुअर्ट्स के पास वापस नहीं जा सकता, इसलिए उसके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो वो रिचर्ड के साथ शामिल हो जाए या फिर पानी के अंधेरे डंजन में सड़ता रहे। हेंड्रा ने 2 शर्तें रखी, उसकी आंख को नहीं निकाला जाएगा, उसे गुलाम नहीं बल्कि एक नागरिक की तरह ट्रीट किया जाएगा। रिचर्ड ने दोनों शर्तें मान ली और कहा, मैं हमेशा अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। इसके बाद हेंड्रा ने घुटनों के बल झुककर रिचर्ड की वफादारी की कसम खाई। रिचर्ड को उसकी यह जेस्चर कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक लगी और उसने हेंड्रा से कहा कि अब स्टुअर्ट्स के लिए वो मर चुका है तो उसे एक नया नाम रखना चाहिए। हेंड्रा ने फैसला किया कि अब उसका नाम ड्रैकुला होगा, चली डेड है। हेंड्रा नया नाम ड्रैकुला चुनता है और स्टुअर्ट्स से अपना कनेक्शन हमेशा के लिए तोड़ देता है। इसके बाद रिचर्ड महसूस करता है कि हेंड्रास लॉयल्टी को सिस्टम ने पहचाना है, लेकिन मोटोर अब तक सिस्टम रिकॉग्निशन नहीं पा सकता। उसे चिंता होती है कि मोटोर को सिस्टम अपग्रेड्स का फायदा नहीं मिलेगा। जैसे ही सीजन ठंडा होने लगता है, रिचर्ड को आर्मी असिस्टेंस मिल जाता है। वह अपनी ट्रूप्स का इंस्पेक्शन करता है और एक वुडन बॉक्स को देखता है। उसे लगता है कि यह कॉफिन है और राजा उसे विल टू डाई के साथ फाइट करने के लिए भेज रहा है, लेकिन पास खड़ा आदमी उसे बताता है कि यह टेलीपोर्टेशन डिवाइस है, न कि कॉफिन। रिचर्ड शॉक हो जाता है। ये बॉक्स मैजिकल जेम्स से सजा हुआ है और हर हाफ अ मंथ में इनफ मैजिक पैदा करता है जिससे किसी को स्पेसिफिक लोकेशंस पर टेलीपोर्ट किया जा सकता है। जब रिचर्ड पूछता है कि वॉर के दौरान किसी एक व्यक्ति को टेलीपोर्ट करने का क्या यूज है, तो आदमी कहता है कि उसे थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि यह डिवाइस उसे सिर्फ प्रिंस की वजह से मिला है। फिर वह राजा का आदेश देता है कि एनिमी के खिलाफ फाइट करो और अपनी मार्क छोड़ो। नवंबर में चर्च मीडिएशन फेल्स और वॉर शुरू हो जाता है। रिचर्ड की आर्मी कोलन के लिए निकलती। सॉरी दोस्तों, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए वीडियो थोड़ा छोटा है। उम्मीद है कि आप समझेंगे।